पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सब लड़के जो पिंकू को मार रहे थे परी को देखकर एकदम से पीछे हट गए। परी को वहां देखकर पिंकू को भी हैरानी हुई, लेकिन वो उससे कुछ भी पूछने की हालत में नहीं था। पिंकू एकदम से नीचे गिर गया। परी का दिल अचानक से ठहर गया। वो रोते हुए पिंकू के पास बैठ गई। पिंकू, क्या हुआ तुम्हें? पिंकू, आंखें खोलो। परी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। युवराज ने अपने होठ आपस में दबा लिए और वहां खड़े लड़कों को घूर कर देखा। युवराज इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था जैसे कोई साक्षात शैतान हो। सब लड़के डर गए। वो बिना बोले ही वहां से जल्दी से भाग गए। इतने में ही रोहित अपनी कार से निकलकर बाहर आया और अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए नीचे झुका और पिंकू को उठाने की कोशिश की, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसने उसे उठाया और अपने कार की तरफ ले गया। परी जैसे ही उसके पीछे जाने लगी तो युवराज ने उसकी बाजू को पकड़ ली। रुको, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन पिंकू, परी ने अपने आंसू साफ करते हुए पूछा। उसे रोहित लेकर आएगा। ये कहते हुए युवराज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार की तरफ ले जाने लगा। कुछ देर बाद युवराज और परी दोनों विला के हॉल में थे। परी ने अब अपना रोना बंद कर दिया था और वो हॉल रूम में इधर उधर घूम रही थी। युवराज सोफे पर बैठा हुआ उसे इधर से उधर घूमते हुए देख रहा था। वो अभी तक क्यों नहीं आए? परी ने परेशान होते हुए पूछा। युवराज ने अपनी नज़रें घुमाई और दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, वो आते ही होंगे। युवराज ने इतना कहा ही था कि परी ने परेशान होकर फिर से दरवाजे की तरफ देखा। तभी उसे रोहित पिंकू के साथ अंदर आते हुए दिखाई दिया। पिंकू की हालत अब ठीक लग रही थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर कुछ जगह पर दवाई लगी हुई थी, लेकिन वो अभी भी काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। युवराज को अपने घर में किसी अनजान के आने से प्रॉब्लम थी। वो कभी भी किसी अनजान को अपने विला में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ बात परी के भाई की थी। ये उसकी परी का भाई था, इसलिए इस बार युवराज को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। परी जल्दी से भागकर पिंकू के पास गई। पिंकू, तुम ठीक तो हो ना? परी की आवाज़ सुनकर पिंकू ने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया और मुस्कुराकर देखा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोलना चाहा, परी ने जल्दी से कहा, कुछ मत बोलो, पहले आराम करो। परी के चेहरे को अब जाकर थोड़ा सुकून आया था। रात का समय था। परी किचन में थी और वो कॉफ़ी बना रही थी। युवराज भी अभी अभी स्टडी रूम से बाहर निकला था। उसने जब किचन से आती हुई परी के हाथों में 2 कप कॉफ़ी देखा तो उसका कठोर चेहरा थोड़ा कोमल हो गया। परी उसके सामने आई और बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें भी कॉफ़ी पीनी है? परी की ऐसी बात सुनकर युवराज का कोमल चेहरा फिर से कठोर हो गया। परी ने अपने हाथों में पकड़े हुए कपों को देखा और युवराज से कहा, ये मैंने अपने और पिंकू के लिए बनाए हैं। अगर तुम्हें भी पीना है तो नौकर को बोल दो। ये कहकर परी वहाँ से चली गई। युवराज को पता नहीं क्यों इस वक्त एक जलन का एहसास हुआ। अगर वो परी का भाई नहीं होता तो युवराज अभी तक उसे मार चुका होता। एक नौकर जो वहीं नज़दीक ही कुछ काम कर रहा था, उसने परी और युवराज की बातें सुन ली थी। वो जल्दी से युवराज के आगे आया और सिर झुकाते हुए कहा, सर, आप कौन से फ्लेवर की कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? युवराज ने घुरकर उस नौकर को देखा। उसकी आंखें अब आग उगलने लगी थी। जब नौकर को जवाब न मिलने पर उसने अपनी गर्दन उठाई तो 1 सेकंड के लिए वो नौकर कांप गया। अचानक से उनके आसपास एक ठंडी हवा बहने लगी। उसने दोबारा से अपनी गर्दन नीचे झुका ली और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो थोड़ा सा भी हिल पाए। उसने अपनी सांसें तक रोक ली थी। वो ऐसे ही खड़ा था जैसे वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हो। एक पसीने की लकीर उस नौकर के माथे से नीचे गिर गई, लेकिन तभी युवराज का फ़ोन बजा और उसका ध्यान भटका। उसने अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। परी ने कॉफ़ी ले जाकर पिंकू को दे दी। पिंकू अपनी नज़रें झुकाकर बैठा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि परी से नज़रें मिलाने की। परी समझ चुकी थी कि पिंकू इस वक्त कैसा फील कर रहा है, इसलिए
उसने इस वक्त कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। कॉफ़ी पियो, परी ने पिंकू से कहा। इसके बाद परी ने पिंकू से अपने घर के बारे में पूछा। उसे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। अब उसको उनके बारे में जानने का एक अच्छा मौका मिला था, तो वो उसे गंवाना नहीं चाहती थी। पिंकू ने जब ये देखा कि परी उससे उस लड़ाई के इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पूछ रही, तो उसे भी थोड़ी राहत मिली। उसके बाद पिंकू की एक साफ आवाज़ हॉल रूम में गूंजने लगी। उसने आज ही हुई लड़ाई को छोड़कर बाकी सब कुछ परी को बता दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ और देर बातें की। उसके बाद पिंकू ने परी से पूछा, दीदी क्या ये आपके बॉयफ्रेंड का घर है? ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता है। पिंकू ने अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हुए पूछा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा भी है। पिंकू की बात सुनकर परी ने इधर उधर देखा। युवराज का घर सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता था। ये इंसानों के रहने जैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन अब परी को इन सब की आदत पड़ चुकी थी, तो उसे अब इन सब से कोई डर नहीं लग रहा था। तभी एक नौकर ने दरवाजे पर नॉक किया। उसने अपने हाथ में खाने की प्लेट पकड़ी हुई थी। परी ने उस नौकर को अंदर आने का इशारा किया। दीदी मुझे भूख नहीं है, पिंकू ने खाने को देखते हुए कहा। मैंने ये खास तुम्हारे लिए ही बनवाया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। परी ने ये कहते हुए पिंकू के आगे खाना रख दिया। वो तब तक वहाँ बैठी रही जब तक पिंकू ने खाना नहीं खा लिया। वो पिंकू को अपने सामने देखकर काफ़ी अच्छा फीलिंग कर रही थी। उसकी आंखें नम थी। पिंकू ने खाना खाने के बाद परी ने उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया। उसने एक गहरी सांस ली और इसके बाद वो कमरे से बाहर आ गई। युवराज अभी तक घर नहीं आया था। परी को जब पता चला कि युवराज आज फिर से घर नहीं आया, तो उसका दिल बेचैन होने लगा। पता नहीं पर क्यों उसे युवराज का रात के वक्त बिला से बाहर जाना और फिर आधी रात के करीब वापिस आना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर आधी रात को युवराज को ऐसा क्या काम हो सकता है जो उसे रात को ही पूरा करना होता है। काले घने जंगलों के बीच एक बड़ी सी हवेली है। वो हवेली इतनी डरावनी थी कि कोई भी आम इंसान उसे देखकर ही बेहोश हो सकता था। युवराज किसी दुष्ट राजा के जैसे बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके आसपास कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे। तभी उसके सामने कुछ आदमी आए, जिन्होंने दो आदमियों को बुरी तरह से पकड़ा हुआ था। वो दो आदमी लगभग मरने की हालत में लग रहे थे। युवराज ने दयाहीन नज़रों से उन्हें देखा। उसके बाद वो चेयर के सहारे होकर बैठ गया। वो आदमी बिना बोले ही उसका इशारा समझ गए और उसके बाद उन्होंने उन आदमियों को वहाँ रखे गर्म पानी के एक बड़े से टैंक में डाल दिया। एक चीख के साथ वो दोनों आदमी उस गर्म पानी में झुलस गए। युवराज उठा और अपने कोट को ठीक करते हुए कहा, बाकी बचे आदमियों को जल्द से जल्द ढूंढो जो भी इनके साथ शामिल थे। तुम्हारे पास बस एक हफ्ते का समय है। ये कहकर युवराज जल्दी से वहाँ से निकल गया। युवराज जब बिला पहुँचा तो सबसे पहले परी के रूम में गया। परी फिर से बुक से पढ़ते पढ़ते सो चुकी थी। युवराज उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ठीक से सुला दिया। जैसे ही वो परी को ब्लैंकेट से कवर करने लगा तो उसे परी की नींद में ही बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने कान को परी के मुंह के पास ले गया, लेकिन उसकी कही हुई बातें कुछ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। क्या होगा अगर परी को उसके काले सच के बारे में पता चल गया तो? क्या परी उसे छोड़कर चली जाएगी? वैसे तो परी को युवराज के बारे में पता था कि युवराज का एक भयानक बैकग्राउंड भी है, लेकिन परी उसका पूरा सच भी नहीं जानती थी। ये एक सच जो युवराज ने सबसे छुपाया हुआ रखा था, अपनी काली दुनिया का सच। युवराज ने परी को ब्लैंकेट से कवर किया और खुद के रूम में आ गया। उसके दिमाग में बस परी से अलग होने की बात चल रही थी। उसका परी से अलग होने का ख्याल ही उसे भड़काने के लिए काफ़ी था। सुबह के वक्त जब परी की नींद खुली तो सूरज सिर के ऊपर चढ़ चुका था। उसने अपनी आंखें मलते हुए बाहर की ओर देखा तो काफ़ी ज़्यादा धूप निकला हुआ था। उसने लापरवाही से अंगड़ाई ली और बेड से उठ गई। जब वो फ्रेश होकर नीचे आई तो अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गई।
पिंकू डाइनिंग टेबल पर युवराज के साथ बैठा हुआ था और उसे बातें कर रहा था। दीदी हमेशा से ही ऐसी है, वो हमेशा से लेट ही उठती है। घर में भी बड़ी मम्मी से उन्हें हमेशा ही डांट पड़ती थी और जब तक उन्हें डांट नहीं पड़ती थी तब तक वो उठती नहीं थी। उन्हें रोज़ ही रोज़ डांट सुनने की आदत है। पिंकू बोलता ही जा रहा था और युवराज न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसकी बातें सुन रहा था। तभी युवराज की नज़र अपने सामने खड़े परी पर गई। परी कुछ दूरी पर खड़ी पिंकू को ही घूर रही थी। उसे पिंकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो युवराज की नज़रों में उसकी इमेज खराब करने के लिए लगा हुआ था। परी जल्दी से चलकर डाइनिंग टेबल के पास आई और पिंकू के कान पकड़ते हुए बोली, तुम यहाँ मेरी बुराई कर रहे हो, वो भी मेरी पीठ पीछे। अरे नहीं दीदी, ये आपको किसने कह दिया? आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा था। मेरा कान छोड़िए, वरना आज आप मेरा कान ही तोड़ देंगे। तुम्हारे कान के साथ साथ मैं तुम्हारे दांत भी तोड़ दूंगी। परी ने कहा तो पिंकू चिल्लाने लगा। तभी युवराज का फ़ोन बजा। युवराज ने फ़ोन करने वाले का नाम देखा तो तुरंत अपनी जगह से उठ गया। उसको जाता हुआ देखकर परी ने कहा, क्या हुआ, तुम जा रहे हो? हाँ, युवराज ने जवाब दिया, लेकिन तुमने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया। मुझे भूख नहीं है। ये कहकर युवराज अपने फ़ोन में देखते हुए वहाँ से निकल गया। युवराज का इतना रूड बिहेव देखकर परी को काफ़ी बुरा लग रहा था। पता नहीं युवराज आजकल उसे इतना अजीब तरह से क्यों पेश आ रहा है। वो उससे थोड़ा अलग होकर रहने लगा है, जैसे उसे उसके यहाँ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी बहन का एकदम से बदला हुआ चेहरा देखकर पिंकू ने नोटिस कर लिया। उसे परी का उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ में आ गया था कि उसकी बहन इस आदमी से प्यार करती है। वो बेशक छोटा था, लेकिन वो अपनी बहन को सबसे ज़्यादा समझता था। दीदी आप चिंता मत कीजिए, जीजा जी खाना खा लेंगे। परी पिंकू की बात सुनकर होश में आई। वो पिंकू की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि पिंकू ने अभी अभी युवराज को जीजा जी कहा था। देखो तुम ज़्यादा बड़े मत बनो और घर जाकर जो भी हुआ वो बड़ी मम्मी और बड़े पापा को मत बताना। वैसे तुम नाश्ता करके जल्दी से जल्दी घर के लिए निकलो, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे। दीदी आप कब तक घर आओगे? पिंकू ने पूछा। तुम मेरी चिंता मत कर, मैं जल्द ही घर आऊँगी। परी का चेहरा जो अभी तक उदास था वो थोड़ी देर के लिए बारमूह हो चुका था। यहाँ कॉलेज में परी और तनु कैंटीन में बैठे हुए थे। यार ये रिया कहाँ रह गई? परी ने उबासी लेते हुए कहा, पता नहीं यार, उसके बिना तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में कुछ मज़ा ही नहीं रहा। तनु ने भी उदास होते हुए कहा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि किसी की खिलखिलाहट भरी आवाज़ आई। देखो मैं आ गई। उन दोनों ने उसके तरफ एक नज़र किया तो आज रिया एक हैंडसम से लड़के के साथ थी। वो उसके हाथों में हाथ डाले उसी तरफ आ रही थी। देखने में काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। हेलो गर्ल्स, कैसे हो तुम दोनों? रिया ने कहा, लेकिन परी और तनु की नज़र इस वक्त उसके साथ आए हैंडसम लड़के पर थी। उस लड़के ने ब्लैक रंग के डायनम की जैकेट के साथ वाइट रंग की जीन्स पहनी हुई थी। वो लड़का देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग और अमीर नज़र आ रहा था, जिसका आइडिया परी ने उसके हाथों में मौजूद घड़ी को देखकर ही लगा दिया था, क्योंकि युवराज के हाथ में भी ऐसा ही एक घड़ी था।